हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, जिसके पार्ट 1 हमने कल किया था, जिसमें 3 गवर्नर्स को पढ़ा था कि उनके टाइम पीरियड में कौन से इवेंट हुए थे, क्या क्या चीज़ें बनी थी, क्या क्या इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, वो सब कुछ हमने रीड आउट कर लिया था। पार्ट 2 हम आज करेंगे, जिसमें आगे वाले 3 गवर्नर्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपका ये वाला रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको याद नहीं ना रहेगा तो भूल जाओगे बंगाल में कौन से गवर्नर थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या था। ठीक है, ये सब कुछ आपको याद ही नहीं रहेगा। पहले आपने क्या करना है, गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, जो गवर्नर की पावर्स थी, पोजीशन थी, उसको चेंज कर दिया। क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, फिर से एक्ट आया 1833 का, कुछ पावर्स एंड पोजीशन चेंज हो गई तो क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो हम आज पढ़ेंगे। अब जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। ओके, तो ये आपने याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज। फोर्थ जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, लॉर्ड एलन बोरो। ठीक है, जिनका टाइम पीरियड 1842 से लेकर 44 तक था। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ, अबॉलिश्ड स्लेवरी 1843। मतलब कि जो अगर कोई किसी को गुलाम बनाकर रखता है, ठीक है, स्लेवरी मतलब गुलामी करनी किसी की, तो वो चीज़ को ख़त्म किया था एलन बोरो ने। ओके, इनके टाइम पीरियड में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो स्टार्ट हुई थी पहले ऑकलैंड के टाइम पीरियड में, उसका एंड हुआ था, ख़त्म हुई थी। ठीक है, सिंध वॉज नेक्स्ट बाय चार्ल्स नेपियर। तो सिंध को किसने नेक्स्ट किया था, चार्ल्स नेपियर ने, जो कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध बना था। ठीक है, तो ये किसके टाइम पीरियड में था, एलन बोरो के टाइम पीरियड में था। ओके, इसके आगे गवर्नर आता है लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड था 1844 से लेकर 48 तक था। इनके टाइम पीरियड में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी, जो 1845 से लेकर 46 तक हुई थी। ठीक है, इसमें क्या था, ब्रिटिशर्स डिफीटेड सिख्स। सिख थे जो हार गए थे, ब्रिटिशर्स जीत गए थे। और इस जो वॉर था इसका एंड हुआ था विद द ट्रीटी ऑफ लाहौर। ओके, उसके बाद आए थे, इनका थोड़ा थोड़ा था। ठीक है, हार्डिंग एंड लास्ट वार था। लेकिन जो डलहौजी है ना, उसका बहुत ज़्यादा है, मतलब उनके टाइम पीरियड में बहुत कुछ हुआ था। आगे आते हैं लॉर्ड डलहौजी, जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। 1848 से लेकर 56 तक टाइम पीरियड था। इनके टाइम पीरियड में क्या आया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, जो मैंने अलग से एक टॉपिक इसको डिस्कस किया है वीडियो में, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स 1848 में आई थी। ये क्या होता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, इफ़ इंडियन रूलर डाइड विदाउट मेल हेयर हिज किंगडम ऑटोमेटिकली बिकम पार्ट ऑफ कंपनी। मतलब अगर इंडियन जो शासक है, रूलर है, राजा, उसकी डेथ हो जाती है और उसका आगे कोई उस लड़का नहीं है, मतलब बेटा नहीं है, ठीक है, मतलब उसका उत्तराधिकारी नहीं है आगे, तो उसकी जो राज भाग है, टेरिटरी है, वो ऑटोमेटिकली अंग्रेज़ों के कब्जे में चली जाएगी। ठीक है, और एक दूसरा क्या था कि इंडियंस को ये था कि हम अगर हमारा बेटा नहीं है तो हम गोद ले लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ये भी कहा था कि आप किसी के बेटे को अडॉप्ट नहीं कर सकते, गोद नहीं ले सकते। अगर आपका बेटा नहीं है तो आपकी जितना टेरिटरी होगी वो किसके पास चली जाएगी, ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी। ओके, तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और इस पॉलिसी के अंडर कितनी ऐसी स्टेट थी या कितनी ऐसी टेरिटरीज थी जो ब्रिटिशर्स के अंडर चली गई थी, वो थी 17, जैतपुर, संबलपुर, बागत, उदयपुर, झांसी, झांसी पर तो सबको पता है लक्ष्मीबाई, ठीक है, नागपुर। ये वाली जो टेरिटरीज थी ये ब्रिटिशर्स के अंडर चली गई थी। ओके, आगे आता है जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में था, अबॉलिश्ड टाइटल्स एंड पेंशन सिस्टम ख़त्म कर दिया था इसने। ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट जो कि 1856 में आया था, किसकी हेल्प से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की हेल्प से। तो ये एक्ट लेकर आए थे विडो रीमैरिज का, मतलब जो भी विधवा होती है उसकी दोबारा से मैरिज करवाई जाए। वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच
1854 में ये एक एक्ट आया था जिसमें जो एजुकेशन से रिलेटेड है, मतलब एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाए गए थे, एजुकेशन को आगे लेकर आए थे, ठीक है। एजुकेशन स्टार्टेड इन लोकल लैंग्वेज। अब ब्रिटिशर्स ने अगर एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो इंडियंस हैं उनको इंग्लिश ही समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वुड्स डिस्पैच में क्या था कि एजुकेशन को स्टार्ट किया गया था उनकी लोकल लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज उनको समझ में आती है उस लैंग्वेज में उनको एजुकेशन प्रोवाइड की गई, ओके, इस एक्ट के तहत। आगे आता है कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो लॉर्ड डलहौजी को मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। इस्टेब्लिश्ड रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आज क्या है आईआईटी रुड़की, जो आज आईआईटी रुड़की है ना, वो लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे उस टाइम में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। आगे है रेलवे सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड। रेलवे सिस्टम कौन लेकर आया था इंडिया में? लॉर्ड डलहौजी। 16 अप्रैल 1853 को 1853 को लेकर आए थे। फर्स्ट जो ट्रेन चली थी मुंबई टू थाने, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो फर्स्ट ट्रेन थी वो मुंबई टू थाने चली थी, रेलवे सिस्टम लेकर आया था लॉर्ड डलहौजी। इन्हें फादर ऑफ रेलवे सिस्टम कहा जाता है इंडिया में, ओके। तो इतने पॉइंट आपने याद रखने। फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। पोस्टल एक्ट 1854 में आया था, कौन लेकर आया? लॉर्ड डलहौजी। गंगा कनाल 1854 में आया था, जो किसके लिए था? इरिगेशन के लिए। जो भी लोग किसान जो मतलब एग्रीकल्चर करते थे, तो सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए गंगा कनाल सिस्टम लेकर आया था लॉर्ड डलहौजी। इंडिया में फर्स्ट टेलीग्राफिक लाइन किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में, जो कलकत्ता से लेकर आगरा तक थी। कहाँ से? कलकत्ता से आगरा तक थी, ठीक है। टेलीग्राफिक लाइन किसने स्टार्ट की? लॉर्ड डलहौजी ने। उसके बाद क्या हुआ? चार्टर एक्ट 1853 आ गया, ठीक है। अब पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, फिर एक्ट आया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, फिर से एक्ट आया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, फिर से एक्ट आया चार्टर एक्ट 1853 का। अब इसके बाद क्या आएगा? वॉइस रॉय, ठीक है। इसके बाद क्या पोजीशन स्टार्ट होगी? वॉइस रॉयज की होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का एंड हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जितना मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड मेरे साथ साथ आप भी अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा, आप एग्ज़ाम से पहले फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।